यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार, डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में 100वीं कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जाने माने नेता और भीम आर्मी के संस्थापक श्री चंद्रशेखर रावण साहब से। चंद्रशेखर रावण साहब, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी, जय भीम आपका। जय भीम आपका भी। और जैसा कि हमारी इस एपिसोड की खासियत है, हम जिस भी व्यक्ति से बात करते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे इस मिशन की तरफ आए। मैं चाह रहा हूं कि सभी सोशल मीडिया में तो आपकी जानकारी है, लेकिन संक्षिप्त में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि भीम आर्मी के गठन के पीछे जो मकसद है। देखिए, भीम आर्मी का गठन एक विचारधारा के अनुसार हुआ। अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति और तमाम तरह से जो समस्याएं हैं बहुजन समाज के रास्ते में, जो रुकावटें हैं, और ये गांव स्तर से लेकर शहर तक, जिला स्तर से लेकर प्रदेश तक और राष्ट्रीय लेवल पे जो समस्याएं बिल्कुल एक जैसी समस्या जिन पे काम नहीं हो रहा है, तो उन समस्याओं को अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से रोज हम लोग जानते थे, लेकिन उस पर कुछ ठोस काम नहीं कर पा रहे थे। यानी कि बेबस थे, कुछ करना चाहते थे उन अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए, और वो तमाम तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें मिले हैं जी। और जिस तरह से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान पे लगातार हमले कर रही थी, हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास कर रही थी, उसके बाद हमें लगा कि हमें मान्यवर काशीराम साहब का जो एक नारा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते, उसको धरातल पे लाना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बने ना बने, राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन 2014 में हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें हम छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूलिंग जो है जी, जहाँ बुनियादी जो मजबूती है जो स्कूलिंग से आती है, प्राइमरी स्कूलिंग से, जहाँ वो कमजोर की जा रही है सरकारों द्वारा, वहाँ हमने छोटे छोटे कोचिंग सेंटर खोल के गांव लेवल पे, कस्बा लेवल पे, जिला लेवल पे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, छोटे बच्चों को। और जो बड़े बच्चे थे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो उनको कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए सेंटर खोले, जो लगभग हजारों की संख्या में 1 साल के अंदर हमने तैयार किए। फिर जहां भी जुल्म जाति होती थी, अन्याय होता था, और ये सरकारें जो हैं कार्रवाई नहीं करती थी, लोगों को न्याय नहीं मिलता, जबकि न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे लोग उनकी FIR दर्ज कराने के लिए थाने में जाते थे, ना दर्ज कराने पर आंदोलन करते थे, और कई तरह से जिस तरह संविधान पे हमला हो रहा था, जैसे 2 अप्रैल का आंदोलन आपको याद होगा, और भी बहुत सारे आंदोलन हैं जी। जिस तरह से आज भी गैर बराबरी है और जाति के आधार पे शोषण होता, धर्म के आधार पे, तो बटे हुए बहुजन समाज में भाईचारा स्थापित करने के लिए गैर राजनीतिक संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन का निर्माण किया गया जी जी। तो जैसा कि कहा जाता रहा, और जब से भीम आर्मी का उदय हुआ है जी, तो एक आपको याद होगा 1970 के आसपास दलित पैंथर का उदय हुआ, और करीब 4-5 साल दलित पैंथर ने बहुत काम किया, और उसका प्रभाव आज भी पड़ा हुआ है। भीम आर्मी के आने के बाद में जो यंगर्स जनरेशन है, खास तौर पे जो दलित समाज के जो यंगर्स जनरेशन है, वो काफ़ी जुड़ी भीम आर्मी के साथ में, और लोगों ने ये समझा कि जो कमी रह गई थी दलित पैंथर में आने के बाद, जाने के बाद में, वो कमी को पूरा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से दलित पैंथर काम किया है, उसी प्रकार से भीम आर्मी भी काम कर रही है? यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जो भी घटनाएं घटती हैं, भीम आर्मी वहाँ पर तुरंत दिखाई पड़ती है, और पूरे देश में भी भीम आर्मी सक्रिय है। तो जो भीम आर्मी के जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो आर्मी सदस्य हैं, तो वो किस प्रकार से इन संघर्षों को ले पा रहे हैं? खास तौर पर
अगर संविधान की बात करें तो संविधान को लेकर के भी भीम आर्मी का बड़ा संकल्प है कि वो संविधान की रक्षा के लिए है। जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस बारे में कुछ बताइए कि भीम आर्मी दरअसल उसका जो वंचित वर्गों के प्रति क्या उसका मकसद है लेकर के चलने का। देखिए, आपने दलित पैंथर की बात की जी। तमाम राजनीतिक दलों के होते हुए भी दलित पैंथर की जरूरत पड़ी जी। तो यानी कि वो जो कार्य होना चाहिए था वो सही रूप से नहीं हो रहा था, जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी वो सही रूप से कार्य नहीं कर रहे थे। उसी तरह से भीम आर्मी की जरूरत पड़ी जब राजनीतिक दलों ने हमें सिर्फ वोटर समझ लिया और जब हमारे मुद्दे आते हैं तो वो उस पर कोई ठोस काम नहीं कर पाते और ये कह के कि हमारी सरकार ने इन चीज़ों को नकार देते हैं, जबकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में सत्ता के साथ विपक्ष को बहुत अहम भूमिका में रखा गया है जी। तो विपक्ष जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो सत्ता तानाशाह हो जाती है जी। तो भारतीय संविधान की सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वाक्य कोट किया था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना जी। जब तक भारतीय संविधान जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना, इसको लागू कराना। तो ना तो आज तक देश में किसी सरकार ने भारतीय संविधान को लागू किया पूर्ण रूप से, ना ही भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए कोई तंत्र या कोई सिस्टम खड़ा है। तो जब संवैधानिक हमले भारतीय लोगों के भारत में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए जो है गैर संवैधानिक तरीके से हमले होने लगे और भारतीय संविधान पे जो है ये बादल जो हैं जो मंडराने लगे कि उसको जिस तरह से बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं और हम संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे, तब भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नौजवानों ने, जिनको कैडराइज करने का काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के शीर्ष नेताओं ने किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से हाथों हाथ पूरे देश में वो नौजवान जो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है, जो भारतीय संविधान से प्रेम करता है, जो अपने महापुरुषों के आंदोलन को चलाना चाहता है, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की। और जैसा आप भी जानते हैं कि कहीं भी देश के अंदर कोई घटना होती तो भीम आर्मी के लोग सबसे पहले जाते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ छत्तीसगढ़ की धरती से, यहाँ मान्यवर काशीराम साहब खुद चुनाव आके लड़े। ये ऐतिहासिक धरती है, मान्यवर काशीराम साहब ने यहाँ काम किया, साइकिल यात्रा की, गांव-गांव जाकर लोगों को तैयार किया। उस धरती पे बहुजन समाज को आंदोलन को चलाने वाले लोगों ने हाथों हाथ भीम आर्मी का काम शुरू किया और आज यहाँ भी हमारे कार्यकर्ता सभी आंदोलन में खड़े रहते हैं। तो मैं इसके लिए उन तमाम कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। और मगर मैं ये भी समझता हूँ कि वो भूखे प्यासे रह के बिना संसाधन के मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, पैदल जाके, बसों में जाके, ट्रेन में जाके, चाहे दिल्ली के अंदर आंदोलन हो या प्रदेश के अंदर आंदोलन हो या घटना कहीं की भी हो, किसी की भी सरकार है तो वो अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। तो ये एक संकल्प है भीम आर्मी के लोगों का जो उनके दिल में अंदर है, जिसको वो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर हमारे महापुरुषों का कर्ज है। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, जिस तरह से तमाम तरह के विरोध के बाद ज्योतिबा फूले ने, माँ सावित्रीबाई फूले ने आंदोलन चलाया, छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने जो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं, उस तरह से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जिन्होंने बहुजन मूवमेंट चलाई, जननायक कर्पूरी ठाकुर, यानी कि पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी वर्ग के वो लोग, आदिवासी वर्ग के वो लोग, जैसे हमारे वीर नायक बिरसा मुंडा, तो उन सब की धरती और उन सब के सपने उनको पूरा करने के लिए आज जगह जगह पे भीम आर्मी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि हम ये नई कड़ी में आ गए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। तो इस सदी में पॉलिटिक्स द मास्टर की कि राजनीतिक सत्ता वो सुनहरी चाबी है जिससे सारे ताले खोले जाते हैं या खोले जा सकते हैं। तो उस सत्ता की चाबी को भी भीम आर्मी के नौजवानों के पास वो पहुंचे, क्योंकि जो नौजवान बिना संसाधन के दिन रात एक मेहनत करके अपने करियर को छोड़ के बहुजन मिशन चलाना चाहता है, अगर उसको अवसर मिलेगा जनता की सेवा करने का और उसके हाथ में कलम की ताकत आएगी। मैं ये भी मानता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर पार्लियामेंट में ना जा पाते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख पाते। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख पाते, यानी कि उस सोच का व्यक्ति वहां नहीं होता, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वल राइट्स जो सब लोगों को मिले हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो सब लोगों को नहीं मिल पाते। तो एक सरकार और एक सोच, मतलब एक अच्छी नीति, एक अच्छी नीयत के साथ काम करना, वो भीम आर्मी के लोगों ने दर्शाया। अगर इनको राजनीतिक रूप से मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि मानवतावादी जो तथागत बुद्ध के सिद्धांत है, जो गुरु घासीदास जी के सिद्धांत है, जो बहुजन महापुरुषों के सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत जो हैं जमीनी रूप पे लागू हो सकते हैं। क्योंकि
सरकारें तो अभी भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो जू का तू है, लेकिन सरकारें लागू तो नहीं करती हैं। तो अगर सरकारें अच्छी होती तो अन्याय क्यों होता, जुल्म ज्यादती क्यों होती? और जिस तरह से आज भी 84 करोड़ लोग भारत के अंदर सस्ते राशन पे निर्भर हैं, यानी कि वो अगर सरकार उनको सस्ता राशन ना दे तो वो भूखे मरने की स्थिति में चले जाते हैं, तो समझिए कि इस देश में आज भी गैर बराबरी है और तमाम तरह की विभिन्नता है, उन पर ठोस काम होना चाहिए। जी, मैं अभी वही क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ कि भीम आर्मी लगातार काम कर रही है और सारे जो मूवमेंट के काम है वो हो रहे हैं, लेकिन जो आपने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भीम आर्मी तो अपने काम पे थे ही, तो ऐसी कौन सी कमी रह जा रही थी जिसको पूरा करने के लिए आपको राजनीतिक पार्टी का गठन करना पड़ा? जी बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब आपका देता हूँ। जी देखिए, भीम आर्मी सामाजिक रूप से अपने सभी काम कर रही है और विपक्ष की जिम्मेदारियां भी अदा कर रही है। जी, लेकिन भीम आर्मी अभी जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे आती है। लेकिन मैं मानता हूं कि आजाद भारत की 21वीं सदी में अब ये अन्याय, जुल्म, ज्यादती और ये गैर बराबरी, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अपनी बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए और अपने लोगों के अधिकार, जैसा मैंने कहा कि संविधान तो है, लेकिन संविधान में आधारित जो अधिकार है वो लागू तो नहीं है, वो सुविधाएं तो जनता को नहीं मिल रही है। तो वो सुविधाएं जनता को कैसे मिले, इसके लिए राजनीतिक दल बनाया गया कि अवसर, अगर इन नौजवानों को अवसर मिलेगा, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं। आज अयोग्य लोग शासन कर रहे हैं और देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। जीडीपी देख लीजिए कहाँ है, महंगाई देख लीजिए कहाँ है जी, तो और तमाम तरह से विभिन्नताएं देख लीजिए कहाँ है, सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं, तो अभी सब लोग चुप हैं। जी, देखो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है कि जो सरकार जब कुछ गलत करती है तो उस पर हल्ला बोल करें। माननीय काशीराम साहब कहते थे, अगर सरकार तानाशाह हो जाए तो विपक्ष और जनता को सड़कों पर रहना चाहिए, सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए, कि जिससे विपक्ष की तानाशाही को रोका जा सके, निरंकुशता को रोका जा सके। लेकिन आज विपक्ष जो है अपने लालच में, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में या अपने सिद्धांतों को छोड़ के वो चुप बैठा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब के उस नारे को कि राजनीति में हिस्सेदारी करनी चाहिए और योग्य लोगों को मौका देना चाहिए, इसलिए मैंने नौजवानों के लिए और उन लोगों के लिए जिनको निराश कर दिया गया, जिनको पैसे या तमाम तरह के अभाव के कारण नकार दिया गया, उन लोगों को दोबारा से तैयार करने के लिए आजाद समाज पार्टी का राजनीतिक दल बनाया, जिससे हम लोग सत्ता में भागीदारी करके नीतियां बना के एक तो संविधान की सुरक्षा करेंगे, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराएंगे और उन गरीब जनता की, जैसे मैंने एक भाषण दिया है और ये भाषण नहीं, ये वास्तविक है जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि अभी सरकारें कुछ भी अगर जनता को देती हैं तो वो इस तरह से दर्शाती है जैसे वो बहुत बड़ा उनके ऊपर उपकार कर रही हैं, जबकि लोकतंत्र बना इसलिए था कि अंतिम व्यक्ति को भी उसके अधिकार मिल सके। तो लोकतंत्र इन 7-8 चीजों गारंटी देता है जो आजाद समाज पार्टी सरकार बनने पे प्रदेश के हर व्यक्ति को मिलेगी, और जब हम लोग सेंटर में काम करके सरकार बनाएंगे तो देश के हर व्यक्ति को मिलेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, ये 7-8 चीजें प्रति व्यक्ति को जो है देश के अंदर मिलेंगी। महिलाओं के लिए घर पे ही रोजगार, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, ये तमाम सरकारें दावे करती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे की रेप होते हैं, तभी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, चाहे सरकार किसकी हो। तो इससे हो क्या रहा है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि गरीब जो है सवाल करे, गरीब जो है अपनी हकदारी, हिस्सेदारी मांगे, तो ये बांट के राजनीति करने वाले लोग, ये तमाम तरह से झूठ और झूठे सपने दिखाकर राजनीति करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और वास्तविक काम करने के लिए, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित समाज बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया। क्योंकि इन लोगों से अब हमारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के लोकतंत्र में भी अगर आज भी ये सब चीजें घटनाएं हो रही, तो यानी कि जो लोग सत्ता में काबिज हैं या विपक्ष में काबिज हैं, जो लोग काम करने की बात कर रहे हैं, वो अपना काम पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं। तो अब नौजवानों को मौका है, अब उन सीनियर लोगों को मौका है जो माननीय काशीराम साहब के समय में तैयार हुए लेकिन आज निराश होकर घर बैठे हुए हैं, कि वो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाए। बिल्कुल। तो मैं देखता हूँ और पूरा देश देखता है कि जब भी कहीं पे कोई घटना घटती है, कोई आंदोलन होता है, चाहे मनीषा वाल्मीकि की बात कर ली जाए, आप वहाँ पर दिखाई पड़े, और किसान आंदोलन हो रहा है उसमें भी आप, और लगातार आप सक्रिय हैं। साथ में एक बड़ी जो बात हुई, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, जो टाइम्स मैगजीन में 100 लोगों, जो विश्व के 100 लोगों में आपका नाम आया, वो पूरे वंचित वर्ग के लिए बड़े गर्व की बात है। तो आपको कैसा महसूस होता है कि आप एक बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो इस
सम्मान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और अपने बहुजन महापुरुषों का माननीय काशीराम, जिनकी मैं विचारधारा पे चलता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया। जो हम तो हमारे पूर्वज तो यहाँ जानवरों का जीवन जी रहे थे जब तक अधिकार नहीं थे जी। तो भारतीय संविधान में जो अधिकार उन्होंने दिलाया उसकी वजह से ही वंचित वर्ग के लोगों को मौका मिला। इसके लिए मैं भीम आर्मी के भी सभी कार्यकर्ताओं का और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुजन समाज के उन तमाम मीडिया कर्मियों का, उन साथियों का, आंदोलनकारियों का जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मिशन मूवमेंट के लोगों को तैयार कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि जो उम्मीदें मुझसे की गई हैं और इस देश में रहने वाले करोड़ों वंचित समाज के लोग, जहां हमारी बहनें माताएं हैं जो आज भी जो है तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जिनका आज भी अपमान किया जाता है, जहां आज भी उनके सर पे रहने के लिए छत नहीं और तमाम तरह की गैर बराबरी और तमाम तरह की समस्याएं उनके जीवन में है, उन समस्याओं को खत्म करने का, उनके आंसू पूछने का, उनके दुख तकलीफ को बांटने का और उनको एक अच्छा जीवन देने का जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। तो ये चैलेंज तो मैंने स्वीकार कर लिया है कि जैसा सम्मान मुझे दिया गया कि दुनिया भारत के अंदर मैं एकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जो भारतीय भविष्य का निर्माण कर रहा है, यानी कि वो इस देश में कुछ अच्छा चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, तो मैं इस पे पूर्ण रूप से कार्य करूंगा और जो उम्मीदें मुझसे लगाई हैं भारत की जनता ने, भारत के वंचित वर्ग ने, उस पर खरा उतरने का काम करूंगा और मैं कभी भी इस देश को निराश नहीं करूंगा, अपने वंचित वर्ग को निराश नहीं करूंगा और उनके जो सपने हैं जो टूट जाते हैं, जो बिखर जाते हैं तमाम तरह की गैर बराबरी कारण, तमाम तरह की सुविधाएं ना मिलने कारण, उनको मैं उन समस्याओं पर काम करके एक अच्छा जीवन उनको देने का काम करूंगा और एक आदर्श समाज, उस आदर्श समाज जहाँ तमाम तरह की विभिन्नताएं ना हो, समस्याएं ना हो, जहां तमाम तरह की गैर बराबरी, जुल्म जाति, भय ना हो, ऐसा समाज बनाने का हम लोग काम करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका भी कि आप भी जनता को जो है जागृत कर रहे हैं डीएम इंडिया न्यूज चैनल के नाम से। तो और मैं आपके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं और छत्तीसगढ़ के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। छत्तीसगढ़ एक नारा था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका और छत्तीसगढ़ की महान जनता का, जिन्होंने कल एक बड़ी संख्या में आके मुझे प्यार दिया और सहयोग का जो है विश्वास दिलाया। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरता रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र और भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, उस पर काम करें। धन्यवाद जी। आपने अपने व्यस्त समय से अपना एक समय निकाल करके हमें अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास एपिसोड में फिर से रूबरू होंगे और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम।